इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज है। इसको टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलूँगा, क्योंकि इसके बिना आपका ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं कर सकते। हमें कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो सबसे एक्सेप्ट आईयूपीएससी, आईयूपीएससी में इसका कोई रोल नहीं है। आईयूपीएससी के अलावा हमारा कोई भी चैप्टर हो, रिएक्शन मैकेनिज्म हो या फिर कोई भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखने मिलता है। और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स एक परमानेंट होता है और एक टेम्परेरी। तो यही आपका परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है ना। तो परमानेंट इफेक्ट में जो रूल होता है ना, इस रूल को बोलते हैं आरएचआई का रूल। ठीक, पहले रेजोनेंस पावरफुल होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्टिव। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है ना, वो भी आपको बता देता हूँ। एक्सेप्शन क्या है इसका, इस रूल का एक ही एक्सेप्शन है, इन केस ऑफ हैलोजन। हैलोजन में क्या होता है, हैलोजन एज यू नो कि हैलोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके जो माइनस आई है वो डोमिनेंट हो जाता है। लेकिन साथ में अगर आप देखोगे तो हेलोजन पे लोन पेयर भी होता है। तो अगर आप लोन पेयर की माने तो इस समय अगर इसकी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन बन जाएगा रिच नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो दिस इफेक्ट इज नोन एज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब इस ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, प्लस एम। ठीक है, तो प्लस एम भी है, एट ए टाइम प्लस एम भी है। और अगर सिर्फ इस हेलोजन इस सिग्मा बॉन्ड की बात करें, ठीक है ना, सिर्फ इस सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ये माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, और अगर हम लोन पेयर की बात करें तो ये वाला ग्रुप क्या है, प्लस एम है। इस केस में आरएचआई रूल फॉलो नहीं होता। जब भी हेलोजन होगा आपको प्लस एम कंसीडर नहीं करना है, आपको कंसीडर क्या करना है, माइनस आई। मतलब इस केस के एक्सेप्शन क्या होंगे, एक्सेप्शन हो गए माइनस एम इज मोर डोमिनेट ओवर प्लस एम। बस यहाँ पे आरएचआई रूल फॉलो नहीं हुआ, अदरवाइज हर जगह आरएचआई रूल फॉलो होगा। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो कुछ एप्लीकेशन की हम बात लास्ट क्लास में किए थे। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में हम लोग एचओसी या एचओएच, हीट ऑफ कंबसन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, सबसे पहला एप्लीकेशन तो हम इसकी बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो पहले एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो है हमेशा किससे देखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक है, यानी हाइपर कंजुगेशन से देख लेंगे। ठीक है ना, मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। इसमें हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हमें चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, हाँ, नंबर ऑफ अल्फा एच इसमें कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ए, बी और सी हो गया। अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लिए तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे मान के चलो हम इसमें आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ दें, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें हम स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं। या फिर हीट ऑफ कंबसन भी यही है, हीट ऑफ कंबसन का भी ऑर्डर यही है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे बताया जा सकता है अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो ये एप्लीकेशन है। दूसरे एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं, तो एक एप्लीकेशन है आपका रोटेशनल बैरियर। रोटेशनल बैरियर, ठीक है ना, रोटेशनल बैरियर का मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर रोटेशन अक्रॉस
गिवन बॉन्ड पर मोल। ठीक है, तो आपको पता है जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होता है, फ्री टू रोटेशन, और जो डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड इन रोटेशन, राइट। तो रेस्ट्रिक्टेड इन रोटेशन डबल बॉन्ड होता है। तो आपको यह देखना है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ पे है। जैसे लेट्स से दिस एग्जांपल, लेट्स से ए एंड बी। अब इन दोनों में आपसे अगर रोटेशनल बैरियर पूछ लिया जाए, ठीक है ना, या रोटेशनल एनर्जी पूछ लिया जाए, तो बेसिकली ये अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर रोटेशन। तो ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड का रोटेशनल एनर्जी बहुत कम होगा, और डबल बॉन्ड का क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये फ्री है रोटेशन में। ठीक है, तो इसके लिए लो होगा और इसके लिए हाई होगा। तो आपको यहाँ पे मेंशन करेगा कि कौन से बॉन्ड का बताना है। ठीक, तो इस तरह से बताएगा कि यहाँ पे रोटेट करनी है और यहाँ पे रोटेट करनी है। ठीक है ना, मतलब मेंशन करेगा कि इस बॉन्ड की बतानी है या इस बॉन्ड की बतानी है। तो आप बताओ इसमें किसका ज़्यादा होगा रोटेशनल बैरियर, किसका। हाँ, ए और बी में ये बॉन्ड है, बॉन्ड मेंशन किया है कि यहाँ पे इजिली रोटेट हो सकता है, यहाँ पे। ठीक है, रोटेशनल बैरियर या रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जानते ही हो, अगर हम यहाँ पे सपोज इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करते हैं तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बन जाने से ये वाला रिंग क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक, बट इसमें आप अगर देखोगे तो अगर हम सपोज इसको यहाँ पे इस तरह से, ये वाला जो रिंग है वो 4 पाई सिस्टम है, तो ये वाला क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, राइट। और ये वाला भी क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। तो इस केस में ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक नहीं होना चाहेगा। तो इनफैक्ट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, ऑलमोस्ट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है यहाँ पे, इसलिए इसकी एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो है आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप स्टेबिलिटी या यहाँ पे हम रोटेशनल बैरियर इसमें ज़्यादा है तो ये बहुत इजीली रोटेट कर सकता है और ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से भी चीज़ें पूछ लिया जाता है। को ट्राई करो, रोटेशनल बैरियर अक्रॉस द गिवन बॉन्ड। इसमें दोनों रिंग सेम होने की वजह से, ठीक है, ये भी आपका, ये तो एरोमेटिक हुआ लेकिन ये क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। ठीक है ना, तो इस बार एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है। ठीक है ना, अगर आप लेट से इसमें इधर निगेटिव बनाए हो ना, आप इसमें इधर ये बना दो, जैसा मैंने ब्रेक किया है ना, अब उल्टा ब्रेक करके देखते हैं। ठीक, ऐसा ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो ये भी क्या बन जाएगा, एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक बन जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये भी क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। तो दोनों कार्बन ही बॉन्ड है ना, तो हम कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें दोनों ही एरोमेटिक बन रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना, एक्चुअल में ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और चार्ज क्या है यहाँ पे, निगेटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक, तो ये परमानेंट सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इसकी रोटेशनल बैरियर क्या है, लो है। ठीक है, इसकी लो है। लेकिन इसमें आप कैसे भी ब्रेक कर रहे हो तो एक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बन रहा है जिससे ये बॉन्ड टूटना नहीं चाह रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे परमानेंट डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका रोटेशनल बैरियर ज़्यादा है। तो वही कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन में लगा सकते हो। आप बताओ, परमानेंट डबल बॉन्ड तो यही है ना, तो इसका तो सबसे हाई होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद सी का क्यों ज़्यादा हुआ। हाँ,
यस, डबल बॉन्ड कैरेक्टर हाइपर कंजुगेशन है ना बेटा। ये जो CH2H है और ये जो CH2H है, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसीलिए सी का कम है, थोड़ा सा लो है, बट ई में ऐसा भी बिल्कुल नहीं था, तो थोड़ा सा सी कम हो गया किससे, ई से, राइट, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद ए तो आप जानते ही हो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, तो रेजोनेंस के कारण आ गया ए। उसके बाद बी में अगेन अल्फा एच, 2 H है, 2 अल्फा H, ठीक है, यहाँ पे 6 अल्फा H। और उसके बाद डी, डी तो परमानेंट सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का तो हमेशा लो होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वही ऑर्डर बताना है, ट्राई करो। BAC करेक्ट, ठीक है, तो समझ गए आप, ठीक है, तो इस तरह से रोटेशनल बैरियर भी है। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है इसमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है। आपको पता है ये जो है ना, ये सारे क्या है, सी है, तो CH बॉन्ड को मैं जस्ट असाइन कर दिया कि ये वाला CH जो है ए बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड का एनर्जी बतानी है, ठीक है। ये भी CH बॉन्ड है, तो लेट से HC बॉन्ड हो गया ये आपका, ये वाले बॉन्ड को हमने CD नाम रख दिया। इस तरह से सारे बॉन्ड को हमने CH बॉन्ड को असाइन कर दिया। इस CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बॉन्ड एनर्जी क्या लगता है, किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा? देखो, बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, अगर हम बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन करें तो क्या बोलूँगा, ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है ना। तो आप इसका तरीका क्या होता है कि CH बॉन्ड को ब्रेक कर लो, और कैसे ब्रेक करो, होमोलिटिकली ब्रेक करो, ठीक। जब आप होमोलिटिकली ब्रेक करोगे तो कोई ब्रेक होने के बाद कार्बन अगर स्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब ये इजीली ब्रेक होगा, तो इसमें एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। अब उल्टा सोचो, अगर कोई ब्रेक होने के बाद अनस्टेबल हो रहा होगा, इसका मतलब वो टूटना नहीं चाहेगा, तो उसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? आई एम रिपीटिंग अगेन, ब्रेक द CH bond homolytically and compare the of stability of free radical। तो तरीका यही है कि आपको क्या करना है, ब्रेक द CH bond homolytically and compare the stability of free radical। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ये CH बॉन्ड के टूटने से ये स्टेबल हो रहा है, तो बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और अगर ब्रेक करने से अनस्टेबल हो रहा होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, इसका मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो वही करो कि सबके ब्रेक कर लो, ठीक है ना। जैसे सपोज हमने अगर पहला HA ब्रेक किया, ठीक है ना, तो आपको क्या दिखेगा, बाकी सबको एज इट इज रहने दो, सिर्फ HA को ब्रेक करो, तो देखो डबल बॉन्ड आपका, ठीक है ना, ये कार्बन है, मैं सिर्फ कार्बन बनाता हूँ, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। ये किसके ब्रेक होने से बना, HA के, ठीक है। ये समझ आ रहा है कि फ्री रेडिकल बना। अब बताओ, इसी तरह से दूसरे को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ कि आपका इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, और इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए,
बॉन्ड एनर्जी भले निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, स्टेबिलिटी का उल्टा कर देना है, राइट। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या लिखूंगा मैं, स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी पहले लिख लेते हैं। तो क्या लगता है स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, ये देखो इसमें रेजोनेंस है, दिख रहा है आपको। हाँ, तो सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेबल है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर मैं यहाँ लिखता हूँ, सबसे ज्यादा ए, फिर कौन है, ये वाले में भी रेजोनेंस होगा, देखो ये भी तो रेजोनेंस वाला है। जैसे डबल बॉन्ड के बगल में फ्री रेडिकल है तो रेजोनेंस है ना, उस तरह से यहाँ भी तो रेजोनेंस होगा। ठीक, तो बी आ जाएगा। अब सी और डी में देखो, डबल बॉन्ड के बगल में फ्री रेडिकल नहीं है तो रेजोनेंस नहीं है, तो बताओ सी और डी में कैसे डिसाइड करोगे, कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, चूंकि ये sp3 है और ये sp2 है, ठीक है ना। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड पे उनका उतना कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। तो ये इजिली, समझ रहे हो कि नहीं। और वैसे भी आप देखोगे ना, तो जो चार्ज है ना sp3 पे, चार्ज आप बना सकते हो, लेकिन ये sp2 क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे चार्ज नहीं बना सकते, तो इसलिए सी ज्यादा स्टेबल है डी से। जस्ट इस ऑर्डर को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, बॉन्ड एनर्जी के केस में क्या करो, रिवर्स कर दो। तो क्या होगा आंसर, डी सी बी ए, ठीक है ना। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी सी बी ए हो जाएगा इस तरह से। तो कंपेयर बॉन्ड एनर्जी, ट्राई करो। इसकी ऑर्डर हो जाएगी एच बी, एच डी, एच ए, एच सी, ठीक है। सेकेंड वाले का ऑर्डर क्या होगा, एच बी, एच, राइट, ठीक है। तो इस तरह से आप बॉन्ड एनर्जी भी कंपैरिजन कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग में तो हम लोग करते ही हैं, बट यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से कर सकते हैं, ठीक है। से नहीं होगा। बॉन्ड लेंथ में क्या है ना, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, बहुत आसान ही है। जैसे सपोज मुझे कहीं पे भी कंपैरिजन करना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस बॉन्ड की एनर्जी कंपैरिजन करनी है, डबल बॉन्ड को, ये सिंगल बॉन्ड का नाम है लेट्स से ए, और डबल बॉन्ड का नाम है बी, तो इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लिया, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन में। या फिर हमसे ये पूछ लिया जाए सिंपल, ये वाले का बॉन्ड लेंथ का नाम ए है और ये बी है, इसमें बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन पूछ ले कि बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा है। हाँ, ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा इसमें बताओ, ठीक है। तो ए सिंगल बॉन्ड है तो बड़ा होगा बी से। तो बस रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके आप चीज़ों को बता सकते हो, ठीक है। मैं एक और इसमें आपको बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बतानी है। वो आपका सबसे ज़्यादा सी की होगी, फिर बी की, फिर ए की। देखो सी में अब किसी में भी रेजोनेंस नहीं है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन तो है ना। तो बताओ इस सी वाले में कितना हाइपर कंजुगेशन होगी, 3 2 3 2 10, और इसमें कितनी होगी बी वाले में बताओ, 8 हो जाएगी। और इसमें कितनी है,
2 and 2 4, ठीक है। बोलो, ये ए की है, ये बी की है और ये सी की है। अब देखो, जितना ज्यादा अल्फा एच, उसकी बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है ऐसा, क्यों? क्योंकि देखो, ये 10 टाइम्स सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर आपको याद हो कि हाइपर कंजुगेशन में क्या होता था, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इसका हाइपर कंजुगेशन क्या होता था बताओ? ये बॉन्ड यहाँ जाता था और ये बॉन्ड यहाँ, क्या बनता था? नो बॉन्ड रेजोनेंस, याद है ना? पहले तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, राइट। ये डबल बॉन्ड बनेगा और ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। ऐसा कितनी बार होगा? ये 3 बार होगा। बोलो, 3 टाइम्स सिंगल बॉन्ड बनेंगे कि नहीं? ये, हाँ, तीनों एच के लिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जनरेट होगा और इसमें 3 बार डबल बॉन्ड क्रिएट होंगे। बोलो, तो उसी तरह से जितना ज्यादा अल्फा है उतनी बार सिंगल बॉन्ड बनेंगे, तो इसलिए ज्यादा हो गया। बी में थोड़ा सा कम है, चूंकि 8 बार ही बन पाएगा सिंगल बॉन्ड, और बी में तो 4 टाइम्स ही बन गए, तो कहीं ना कहीं ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना यहाँ पे, और इसमें लेस डबल बॉन्ड। तो सिर्फ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर से डिसाइड करना होता है। ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर के लिए इक्वल भी होता है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। लाइक जैसे NH2 है और एक हम एनिलीन ले लें, ठीक है, और हमसे ये वाला बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पूछ लिया जाए, लेट्स से ए एंड लेट्स से बी, ठीक है ना। इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पूछ लिया गया, इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पूछ लिया गया, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? हाँ, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। क्यों? चूंकि ए तो हमेशा सिंगल बॉन्ड रहने वाला है, बट यहाँ पे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से निकाला जा सकता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा मोस्ट एप्लीकेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 99.99 केस में जो इंटरमीडिएट बनती है, सीधा सीधा बोलना चाहिए कि जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो टोटल 6 इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। 6 इंटरमीडिएट में जो कार्बोकेटाइन बनाता है वो 99.99%। रीजन क्या है? कार्बन से जो बॉन्डिंग होती है वो किसकी होती है? नॉन मेटल की होती है। ऑर्गेनिक में ऑक्सीजन CO की बॉन्ड दिखेगा, CN की बॉन्ड दिखेगा या CX की बॉन्ड दिखेगा। सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज डेवलप क्या होगा? C+ एंड O- या फिर N- या फिर X-। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरमीडिएट क्या बनने वाला है? कार्बोकेटाइन। जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो ऑब्वियसली आपको ऑर्गेनिक में जो सबसे ज़्यादा इनकाउंटर करना है वो किसका करना है? कार्बोकेटाइन से आपका ज़्यादा फैमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन ही ज़्यादा, मतलब हर एक रिएक्शन में कुछ रिएक्शन ऐसा है, ठीक है, 0.01% जहाँ पे इंटरमीडिएट अदर इंटरमीडिएट बनने वाले हैं, लाइक फ्री रेडिकल या फिर कार्बेनाइन या फिर कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। इस तरह से टोटल 6 इंटरमीडिएट होते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, ठीक। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की अगर बात करें तो इसके लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? RHI रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात जब भी आएगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और विड्रॉइंग ग्रुप क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों?
क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, कार्बोकेटाइन को अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। टोटल कार्बोकेटाइन हैव 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल विड्रॉइंग। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आरएचआई की बात करें तो प्लस एम होता है, अकॉर्डिंग टू आरएचआई रूल प्लस एम होता है। उसके बाद क्या आएगा, अल्फा एच, और उसके बाद क्या आएगा, प्लस आई। लेकिन अगर इन्वर्सली में बात करें तो माइनस एम, विड्रॉइंग नेचर के होते हैं, और माइनस आई। तो ये ऑर्डर हमेशा फॉलो होने वाला है। मतलब कहीं पे माइनस आई लगा होगा तो वो कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होगा, उससे थोड़ा कम माइनस आई वाला होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा प्लस एम से होंगे, या फिर अल्फा एच से होंगे, या एटलीस्ट प्लस आई होंगे तो स्टेबल होंगे, ठीक है। तो हम लोग इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। जो ऑर्डर यहाँ पे हुआ है ना, यही ऑर्डर हम किसके लिए फॉलो कर सकते हैं, फ्री रेडिकल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे फ्री रेडिकल है तो वहाँ भी हम इसी लॉजिक से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल भी आ जाए तो सेम कॉन्सेप्ट। अगर कार्बन आयन हो जाए तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक। तो हम साथ में तीनों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, ट्राई करो। देखो, तो सिंपली अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन का है ना, और अगर रेजोनेंस नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि डिग्री से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। डिग्री से मेरा मतलब है कि जो कार्बोकेटाइन की डिग्री है, लाइक यहाँ पे टर्शियरी डिग्री है, ठीक है ना, और ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो आप ऐसा कह सकते हो 3, 2, 1। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा टर्शियरी ज़्यादा हो। अगर रेजोनेंस आ जाए तो प्राइमरी भी ज़्यादा हो सकता है टर्शियरी से। तो बेटर ये होगा कि हम ये कहें कि नंबर ऑफ अल्फा एच कितना है इसमें, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के बगल में जो कार्बन है वहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक अल्फा एच। इसमें कितने होंगे, 2+1, 3 अल्फा एच। और इसमें कितने होंगे, 3 and 2, 7 अल्फा एच। तो बेटर ये होगा कि आर एच आई रूल अप्लाई करें। तो आर तो है नहीं लेकिन एच तो है, तो आर एच आई से भी आप 3, 2, 1 ही आंसर होगा। नेक्स्ट में देखोगे तो आपके पास रेजोनेंस है, ठीक है ना, इसमें रेजोनेंस है और इसमें रेजोनेंस है, ठीक है। तो रेजोनेंस से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और रेजोनेंस में भी कौन सा है, प्लस एम है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो क्या बोलूँगा, प्लस एम बोलूँगा ना। तो प्लस एम है तो इसमें भी प्लस एम है, तो डेफिनेटली ए और डी ज़्यादा होने वाला है। लेकिन ए और डी में ज़्यादा कौन होगा, ए ज़्यादा होगा, चूंकि इसके साथ अल्फा एच भी है इसका, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन डी। अब अगर हम बी सी में बात करें तो बी और सी में किसका ज़्यादा होगा बताओ, बी बी का ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बी टर्शियरी है और ये प्राइमरी, ठीक है ना। तो आपका बी एंड सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो थर्ड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर एच आई रूल, ठीक है ना। यहाँ तक रेजोनेंस सब में कॉमन है, ठीक है ना, सब में कॉमन है। डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे अगर आप अल्फा एच देखोगे, ठीक है, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मैंने अल्फा एच में आपको बता रखा कि डबल बॉन्ड के बगल में sp3, तो एक ही sp3 है, 3 अल्फा एच। इसमें 2 अल्फा एच, इसमें 1 अल्फा एच, और इसमें 0 अल्फा एच।
तो ज़्यादा अल्फा एच से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो 1 2 3। अगर कोई बच्चा इंडक्टिव सोचता तो क्या बोलता, 4 3 2 1, लेकिन वो गलत हो जाता है अकॉर्डिंग टू आरएचआई रूल, राइट। तो बिल्कुल नहीं सोचना है। रेजोनेंस कॉमन था, हाइपर कंजुगेशन सब में डिफरेंट है। इंडक्टिव तो बाद में सोचेंगे जब हाइपर कंजुगेशन सेम हो जाएगा, तो हाइपर कंजुगेशन सब में सेम है ही नहीं, राइट। क्लियर हो गया। नहीं, तो इसमें ये है ना बेटा, रेजोनेंस और जो हाइपर कंजुगेशन होता है ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, ठीक। और जो इंडक्टिव होता है जस्ट लाइक फायर, ठीक है ना, यानी डिस्टेंस क्या होगा, ये डिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। और आर एच जो होता है जस्ट लाइक वायर, ठीक। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो ये सारे ग्रुप ही तो डिफर है सब में। अगर हमें ये ग्रुप लिखने आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। माइनस एम है ये प्लस एम है, ठीक है ना। प्लस एम कैसे है, चूंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएगा। मैंने बताया था कि हेलोजन के लिए माइनस आई ही लिखना है हमेशा, कभी चेंज नहीं होगा ये। और यहाँ पे 3 अल्फा एच, तो आप कह सकते हो कि सेकेंड में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी चूंकि प्लस एम है, और ए सबसे कम होगी चूंकि माइनस एम है। तो ए के बाद क्या आ जाएगा, डी, बी के बाद डी, डी के बाद सी, और सी के बाद ए, राइट। बी डी सी, सही था, बोलो। हाँ, तो अल्फा एच ध्यान रखना है, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, चूंकि ऑर्थो मेटा एंड पैरा। जब ऑर्थो मेटा पैरा के क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ पे एक स्पेशल बात क्या है, उसको मैं थोड़ा सा अलग से। हाँ, आप ये बात जानते हो कि मेटा पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट होता है। हाँ, तब हो गया, मेटा पे आपको केवल क्या, कौन सा इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। तो बस ये बात अगर आपको पता है तो बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या क्या लिखेंगे, 3 अल्फा एच एंड प्लस आई। यहाँ पे क्या लिखूंगा, ओनली प्लस आई। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3 अल्फा एच प्लस आई। तो आप मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू आर एच आई रूल बी सबसे लीस्ट स्टेबल होने वाला है। बी क्या होने वाला है, लीस्ट स्टेबल होने वाला है, क्योंकि इसमें एच है ही नहीं, ठीक। अब ए और सी में कैसे डिसाइड करेंगे, तो मैंने अभी बताया कि इंडक्टिव, देखो अल्फा एच तो सेम ही है, आर एच क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। तो अल्फा एच तो सेम हो गया दोनों में, तो ये तो कॉमन फैक्टर हो गया। इंडक्टिव पास है तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो ए ज्यादा, फिर सी। यही ऑर्डर यहाँ भी लगाना है, बस ग्रुप लिखने आना चाहिए। ये है प्लस एम, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, चाहे वो सी एस थ्री हो या ओ एच हो, ये सब क्या होते हैं, प्लस एम होते हैं। लेकिन मेटा पे तो सिर्फ माइनस आई होगा, क्योंकि ये बॉन्ड सिर्फ देखा जाएगा ना, मेटा पे तो इंडक्टिव होता है, अभी बताया था। मेटा पे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर इंडक्टिव है तो सिर्फ प्लस एम ना लिखे माइनस आई लिखूंगा। लेकिन इन पे तो सारे इफेक्ट होते हैं, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, तो माइनस आई भी है। तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होने वाला है, ए में इंडक्टिव भी तो पास लगा है, तो सबसे ज्यादा सी हो जाएगा। इंडक्टिव देखो मैंने क्या बोला कि अभी आर एच तो सेम होता है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, बोलो। डिस्टेंस पे डिपेंड कौन नहीं होता, आर एच नहीं करता। आई करेगा तो आई आई, हाँ माइनस आई है तो नुकसान करेगा, तो सी ज्यादा स्टेबल। उसके बाद कौन होगा, ए है। उसके बाद डी हो जाएगा, फिर सी, क्योंकि डी में तो कोई भी फैक्टर नहीं है ना माइनस आई जैसा, राइट। माइनस आई है इसमें, सी में क्या है, माइनस आई, तो माइनस आई से क्या होगा,
सबसे कम, तो CADC। ठीक है, कोई डाउट? देख लो एक बार अच्छे से, कोई डाउट है तो बताओ। कि कार्बोकेटाइन ही रेफरेंस है, इसलिए रेफरेंस है क्योंकि देखो डिस्टेंस आपको पता है कि RH जो है डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लगा हो या यहाँ पे लगा हो, ठीक है, इनको तीन ही अल्फा एच मिलने वाला है। कैसे? पहले यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो जब डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है तो कितना भी दूर लग जाए, अपना रेफरेंस पॉइंट कार्बोकेटाइन ही है। तीन अल्फा एच इसको पहले यहाँ आएगा और फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी वही चीज है, पहले यहाँ आएगा, मतलब डबल बॉन्ड, आपको पता है ना CH2H, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब बताओ, ये नेगेटिव चार्ज इनके साथ रेजोनेंस में है तो नेगेटिव यहाँ बन गया कि नहीं? पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, स्टेबल हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो जैसे मान के चलो, मैं एक करके बताता हूँ आपको कि मान के चलो इस तरह से रेफरेंस पॉइंट अभी भी हमारा कार्बोकेटाइन ही है, ठीक है। ये CH2 पॉजिटिव है और ये अपना CH2H। तो हाइपर कंजुगेशन आपको पता है कि ये वाला बॉन्ड इधर जाता है और ये यहाँ आता है। तो एक्चुअल में हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस जैसा ही है, फर्क बस इतना है कि नो बॉन्ड रेजोनेंस होने के कारण उसकी पावर थोड़ी सी रेजोनेंस से कम हो गई है। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, CH2, यहाँ पे CH प्लस, और ये बॉन्ड टूट के क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड। नेक्स्ट टाइम रेजोनेंस के थ्रू ये चला जाएगा यहाँ, बोलो। तो डायरेक्ट इफेक्ट मिला कि नहीं बताओ। यहाँ पे CH2 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। ये है आपका CH2, और ये तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ऐसा सब में होगा, राइट। इसमें दो हाइड्रोजन के साथ होगा, इसमें एक हाइड्रोजन के साथ होगा, और इसमें नहीं होगा, इसलिए लीस्ट स्टेबल है। और भी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल, खास करके कार्बोकेटाइन में हमें एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में पूरा हम कार्बोकेटाइन की बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आ गया तो आप जैसे मान के चलो SN1, ट्वेल्थ में SN1 पढ़ते हैं, तो SN1 रिएक्शन के रेट पूछा जाता है। रेट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अगेन इसी पे टॉपिक, अगेन GOC पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे क्वेश्चन करेंगे, और इसकी एक प्रॉपर्टीज भी होती है रीअरेंजमेंट, बाकी किसी भी इंटरमीडिएट में ये प्रॉपर्टीज नहीं होती है। उसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी होती है डांसिंग रेजोनेंस की। तो बहुत डिटेल में इसके नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन करने वाला है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारा। तो इसमें हम नेक्स्ट क्लास, और आज बहुत बेसिक क्वेश्चन किए, नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन करें। थैंक यू क्लास।